ना, तो मैंने आपसे कहा हम उस पर्सन का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं जो पर्सन 23, 24, 25, 26, 27 साल का है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, या हुई है तो पता चला कि उसकी वाइफ भी जॉब कर रही है, जो आजकल के बच्चे होते हैं वो भी जॉब कर रही है। उनका जो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज जो है ऑफ द ईयर इज अप्रोक्स 20, 25, 30% ऑफ द टोटल इनकम। ये आज के जो बच्चे अगर आप देखोगे, जो बच्चे आज प्लेस हो रहे हैं आईआईटी से, आईआईएम से, एनआईटी से, एनएलयू से, उनका ये एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। वो यही सिचुएशन होती है, इसी सिचुएशन में वो बच्चे होते हैं। उनको क्या करना चाहिए, एज ए फादर, एज ए मदर, आप लोग को गाइड करना है कि आपको जो जीवन में 20, 22, 25, 30 साल लग गए उनको ना लगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी खुद की एक छोटी बहन है जिसकी 2016 में शादी हुई थी। उसने जॉब ज्वाइन किया था और 2014 में, इफ आई एम करेक्ट, और 2014 के बाद से ही उसका मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, और अभी 2023 हुआ है। आज की सिचुएशन ये है कि 10 साल, कुल 8, 9 साल हुए हैं उसका। आज की सिचुएशन ये है कि जो उसके पास फंड्स इकट्ठे हो गए, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, मैं इवन आपको रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो उसको एक एफडी कर दे, उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो उसकी सैलरी से ज्यादा हो है, और मुझे लगता है शायद 2 टाइम्स के आसपास हो, केवल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने उसको ये बताया, बेटा तू मेरे साथ रहती है, तेरा कोई खर्चा है नहीं, अपना पॉकेट मनी जो खर्च करना है कर, उसके बाद इस चीज को यहाँ इस चीज में इन्वेस्ट करते जा। और उसने उसको फॉलो किया। तो मुझे लगा कि मैं डिस्कस करूं इस केस स्टडी का आप लोगों के साथ, और आप अगर कोई बच्चा है जिसने ज्वाइन किया तो उसको काम आ सकता है, या आप लोग अगर 40, 45 के एज में है तो आपके बच्चे अभी उस एज में आ रहे होंगे। हमें जब आपको या हमें उस एज में वो गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दे देंगे तो शायद उनको बेनिफिट हो जाएगा, उनकी लाइफ थोड़ा जल्दी सेटल हो जाएगी, वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियली फ्री होने का एक अच्छा, कई बार ये होता है फाइनेंशियली फ्री हो गया तो हम नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा कहीं नहीं। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब होगा आपके ऊपर वो एक एक स्ट्रेस खत्म हो गया है, आप अपनी जॉब करना चाहते हैं, आपको जॉब अच्छी लगती है, आपको उस लाइन में आगे बढ़ना, आपको करिए। और अदरवाइज आपकी कुछ और हॉबी है, आपका कुछ और इंटरेस्ट एरिया है, आपका कुछ और एप्टीट्यूड एटीट्यूड स्किल सेट है, आपका कुछ और ड्रीम है, तो आप यहाँ से आपके पास इनकम आ रही है, उस इनकम को आप इंजॉय करेंगे जो आपके फंड से इनकम आएगी, और आप अपने ड्रीम पे वर्क करना शुरू कर देंगे, अपने ड्रीम पे वर्क करना शुरू कर देंगे। तो उसके बारे में बता रहा हूँ। जब ये सिचुएशन होती है, आपको क्या करना है, आपको 6, 7, 8, मैक्सिमम 10, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई है तो आप चाहे इसको लिख भी सकते हैं, मतलब 10% के आसपास शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। 10%, 12%, 10%, 12% आपको अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करते जाना है। अब इसमें 8 शेयर, 9 शेयर, 10 शेयर ये आप खरीद के रखेंगे, इससे ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को नहीं बढ़ाएंगे। जनरली जब 40 एज के एज में है, 45 के एज में है, 50 के एज में है, तो हम जनरली 20, 22, 25 शेयर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारी वहां पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 23, 24, 25 साल, जहां पे ठीक है, रिस्क है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो अभी पैसे की जरूरत नहीं है, अभी कोई हमें रिटायरमेंट नहीं देना है। तो वहां पे आप 8, 10 शेयर खरीदेंगे, शेयर में आप 10, 12% डालेंगे। फर्स्ट जी मैं आपको बता रहा हूं, आपका बच्चा आज के हो सकता है 4 साल के बाद अर्न करना शुरू करे तो आप यूज कर सकते हैं। प्रमोद डालमिया जी का बच्चा भी इसी समय आई होप अभी अर्निंग एज में आया था। तो देखिए, एक हमारी एज होती है, हम अपने लिए जानते हैं, एक होता है बच्चों को गाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब बच्चों को 8, 10 शेयर में आपको इन्वेस्ट करना, ध्यान रखिए जो 8, 10 शेयर जो होने चाहिए वो ग्रोइंग होने चाहिए, वो ग्रोन नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप बैंक की बात करोगे, अगर आप बैंकों की बात करोगे, तो मैं आपसे कहूंगा वो एचडीएफसी बैंक नहीं होना चाहिए, वो आईसीआईसीआई बैंक नहीं होना चाहिए, वो एक्सिस बैंक होना चाहिए। मतलब जो चौथे पांचवें नंबर की जगह में, अगर आप बात करेंगे एफएमसीजी कंपनी में जाएंगे, तो वो एचयूएल नहीं होगा, वो आईटीसी नहीं होगा, वो कॉलगेट नहीं होगा, वो कुछ पतंजलि टाइप का होगा, या कुछ आपको मैं बताऊंगा मेरिको टाइप का, मेरिको का अगर आप देखेंगे मेरिको टाइप का शेयर होगा। मतलब वो अपने सेक्टर के पांचवा छठा एक नोन होगा, अच्छा होगा, लेकिन वो अपने सेक्टर का पांचवा छठा सातवां कंपनी इस तरह का होगा, जो कि जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। थोड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज पता चलेगा कि आपने वहां पे मेरे को नोट कर लिया, वहां कर दिया, सर आपने कहा था ये बात। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि इस तरह से अगर आप ऑटो में जाएंगे
तो वो मारुति नहीं होगा, वो आइसर मोटर नहीं होगा, वो कोई कोई एक बैटरी कंपनी हो सकती है, कोई एक टायर कंपनी हो सकती है, कोई तो इस तरह की कंपनी होगी। अगर आप उसमें जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे कि हम रियल एस्टेट में जाना है, तो वो हो सकता है वो एशियन पेंट नहीं होगा, वो डीएलएफ नहीं होगा, वो एक गोदरेज प्रॉपर्टी टाइप की कंपनी हो सकती है, या आपकी कोई एक जैसे अभी हरिओम पाइप आया था, इस तरह की कंपनी हो सकती है। तो मतलब वो एक बड़े अच्छे बिजनेस वाली कंपनी होगी जिसका मार्केट कैप, और इन कंपनियों का अगर आप मार्केट कैप ढूंढना शुरू करेंगे तो जनरली 40,000 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 50,000 से नीचे नीचे होना चाहिए, 50,000 करोड़ से नीचे नीचे का मार्केट कैप होता है, तो उसके ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये कंपनियां अगर आप देखेंगे, अगर आप इन कंपनियों को ढूंढ पाते हैं, तो ये कंपनियों का जो टेंडेंसी होती है, ये कंपनियां जनरली 2.5 3 3.5 साल में डबल होती है। अगर आप पेज इंडस्ट्री को अपने इनिशियल एज टाइम में देखेंगे, अगर आप एस्टर को अपने इनिशियल एज में देखेंगे, अगर आप टीसीएस को अपने इनिशियल एज में देखेंगे, अगर आप एशियन पेंट को या बजाज फाइनेंस को देखेंगे, तो ये 2.5 3 साल में डबल होती गई है, डबल होती गई है, 2.5 साल 3 साल 3.5 साल में डबल होती गई है इनिशियल में। तो आप इनिशियल एज की कंपनियां आइडेंटिफाई करनी है जो ऑलरेडी ग्रोन हो चुकी हैं, जो हम करते हैं, जो मैं आप लोग को बताता हूं, बिकॉज मैं जिम करता हूं। आप लोग 40 45 50 साल के हो चुके हैं, आप लोग को अपने बच्चों को देखना है, अपनी रिटायरमेंट को देखना है, तो मैं आपको वो कंपनियां बताता हूं जो 12 15 18% से ग्रो करेंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न। पहले हमें पैसे को बचाना है। चार्ली मंगल जी का एकदम स्टेटमेंट हमेशा यही कहते हैं, ए आई विन, बी आई डू नॉट लूज। ए आई विन, बी आई डोंट लूज। तो ये चार्ली मंगल जी का स्टेटमेंट है, तो वो हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो जो आज मैं आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि ठीक है थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन करते हुए तो आपको वो कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जो अपने सेक्टर के 5वें 6वें 7वें नंबर पे आ रही हैं, अभी वो ग्रो कर रही हैं। 40 50 हजार का, 20,000 25,000 30,000 करोड़ का उसका कैपिटल है। उन कंपनियों में और आपको 8 10 कंपनियां लेके चलना है। अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना पाते हैं, पोर्टफोलियो बताना मेरा यहाँ काम नहीं है, वो इंडिविजुअल मेंटरिंग वगैरह में हम लोग करते हैं, लेकिन आपको मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बता रहे थे, तो वो पोर्टफोलियो जनरली आपका 2.5 3 साल में डबल होता जाता है। 2.5 3 साल में डबल होने का मतलब होता है कि वो जनरली आपका करीब करीब 27 28 30% का CAGR देता है। जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो 18 20% का CAGR देता है, जो मैं आप लोग को रोज क्लासेस कराता हूँ। अब मतलब वो आपका 1.5 टाइम ज्यादा देगा, और इसमें भी कोई बहुत रिस्क नहीं होता, ये भी बता रहा हूँ, बहुत रिस्क नहीं होता, बस फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। वो फ्लक्चुएशन, क्योंकि वो बच्चा है, उसको अगर माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ जी पैसा तो मुझे 10 साल बाद चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एचयूआर खरीदोगे, फ्लक्चुएशन 10% 12% का ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप खरीद लोगे पेज इंडस्ट्री, तो 25% नीचे जाएगा। आप बजाज फाइनेंस को केवल देखो, बजाज फाइनेंस को केवल पिछले 10 साल में देखोगे, 10 साल में 10 बार ऐसा आया होगा वो 30% नीचे 40% ऊपर, फिर 30% नीचे, 10 बार ऐसा आया होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का नेचर है, वो ग्रोइंग एज में कंपनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब तो खैर काफी ग्रो कर गई है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आप बच्चों को बताएं और उसमें इन्वेस्टमेंट कराएं, तो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। अर्ली लाइफ में वो रिटायर हो, और उसको हमेशा आपको याद रहना है, बेटा आपको घर भी खरीदना है, आपको गाड़ी भी खरीदनी है, आपको आईफोन भी खरीदना है, आपको घूमने भी जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक एक स्टेज के बाद, एक स्टेज के बाद जब वो एक फाइनेंशियली थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद करना है। अगर वो लो अर्निंग एसेट में शुरू शुरू में लगा देते हैं, जनरली शादी में ऐसा होता है, अरे हम वाइफ आ गई, हम अपना घर कब ले रहे हैं, ये इस चीज से नहीं जी। आपका घर है ना, जिस घर में आप रह रहे हैं, आप पापा से अलग रह रहे हैं, लेकिन पापा वाला घर आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे अगर आपके पास शेयर मार्केट में पड़े हैं, तो आप जब मर्जी तब घर खरीद सकते हैं। घर पड़ा है तो आप जब मर्जी तब शेयर नहीं खरीद सकते, जब मर्जी तब शेयर नहीं खरीद सकते। घर बेचना चाहेंगे 6 महीने लग जाएगा, शायद ना बिके, लेकिन शेयर जब चाहे बेच सकते हैं आप, जब चाहे। तो इसलिए जो आपके पास शेयर मार्केट में पैसा है, आपको वो मेंटली उतना ही सेटिस्फेक्शन देना चाहिए जितना आपको आपका घर देता है। उसमें कहीं कंफ्यूजन होने नहीं, यार मेरे पास घर नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूँ ऐसे ऐसे 4 घर मेरे पास है, बल्कि जिससे ज्यादा है। मैं अपने पोर्टफोलियो को जब चाहूँ बेचूं और घर भेज दूं। ये मेरी वाइफ को एकदम अच्छी तरह पता है, तो उससे कोई, तो इस चीज को उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करें। और अगर आप बच्चों को करेंगे तो 7 8 साल में बच्चा आपका जो है वो एकदम फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। फिर उसकी लाइफ ना बहुत, क्या होता है, अगर आपकी पूरी लाइफ इस चीज में निकल जाती है कि हाँ जी बच्चों की फीस कहाँ से दे, बिजली कहाँ से दे, रेंट कहाँ से दे, तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। जब आप इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है जी सब्जी का हो गया, राशन का हो गया, फीस का हो गया, अब इस बारे में नहीं सोचना, आप अपने लाइफ के ग्रोथ के बारे में सोच रहा है।
हाँ जी पैसा आया, कहाँ आगे लगाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा प्लॉट ले, कौन सा मकान ले, कहाँ कोई बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। अगर जब आपका थॉट प्रोसेस, तो आपका अगली जनरेशन ग्रो करती है। अदरवाइज हमारी जनरेशन हमेशा उसी चीज में लगी रह जाती है, अरे हम रिटायर होंगे तो क्या करेंगे, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, अगले महीने का बिजली का बिल कहाँ से देंगे। ऐसे ऐसे उन चीजों से हमें अपने आप को जितना जल्दी फ्री कर लें उतना अच्छा है। मुझे पता है सबके लिए बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं तो एक आर्मी के सिपाही का बेटा रहा हूं, तो मुझे पता है घर में कैसे होता है, 6 भाई बहन थे, बड़ा मुश्किल होता था। हाँ लेकिन मैंने वो भी देखा है जब हर महीने ये देखना पड़ता था कि हाँ अगले महीने बिजली का बिल देना है, अगले महीने फीस देनी है, तो क्या करना है। और अब भी देख रहा हूँ कि ठीक है 10 महीने अगले देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो दोनों देखा है, तो दोनों के डिफरेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैं दोनों को डिफरेंस को जान सकता हूं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि उस लाइफ से जितनी जल्दी आप इस लाइफ में आ जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आपके अगली जनरेशन अच्छा ग्रो करेंगे, इवन आप अच्छा ग्रो करेंगे, नॉट अगली जनरेशन, आप भी अच्छा ग्रो करेंगे। आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा, आप लाइफ में कहीं आगे के बारे में सोचेंगे, केवल यही सोचना नहीं होगा कि हाँ जी सब्जी राशन ये वो उन चीजों से आप बाहर निकल पाए। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछो। मैंने आपको एक पोर्टफोलियो का प्लानिंग बताने की कोशिश की है कि आपको इस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जो यंग एज में है, आई एम रिपीटिंग, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 20, 22, 23, 24, 25 सालों के हैं, 27 साल का भी है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है तो भी वाइफ और हस्बैंड दोनों अर्निंग है, अभी कॉर्पोरेट में जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है क्या कोई? सर एक क्वेश्चन है सर। यस मैम प्लीज। सर ये रिटायरमेंट प्लानिंग भी उनको अभी से चालू करनी चाहिए क्या? बच्चा जब से जॉब कर रहा है? तो क्या होगा कि जब वो 8 साल में वो अपनी सैलरी से डबल ट्रिपल वो ऐसे ही उसके पास रिटर्न से आने लगा, तो उसको रिटायर, मैं कह रहा हूँ मैंने जो ये प्लान बनाया ना, इस प्लान में ना उसको मेडिकल प्लानिंग करनी है, ना उसको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ना बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग करनी है। उतना वो कहते हैं वो जो बेसिक नीड्स है, रिटायरमेंट प्लानिंग जब बेसिक नीड हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे, तो हम क्या खाएंगे वो सब टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अर्ली एज में आप 25-30% खर्च करके 70% बचा के अगर उस सिचुएशन में हैं, सबको आसान नहीं है, सबकी उतनी अच्छी जॉब नहीं लगती, किसी की 4 लाख वाली भी लगती है, उसका घर का खर्चा ही उतना होता है, लेकिन अगर वो सिचुएशन है वो करता है तो उसको रिटायरमेंट प्लानिंग ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मैम। ओके, ओके, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? किसी के मन में है कोई क्वेश्चन या हम आगे बढ़े? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक और मेरे पास आज एक क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने हमेशा कहा कि मैं जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आए, चाहे आप लोग कमेंट में डालते हैं जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। एक ने कहा कि सर हमें कंपनी के बारे में जैसे आप बताते हैं, कंपनी के डिटेल की, कंपनी क्या कर रही है, कैसे है, कैसे पता चलता है। देखिए रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आपके लाइफ में। आप कहते हैं तीन तरह के ग्रोथ हमारी लाइफ में होते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक हमारा सोशल ग्रोथ, और एक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीन ग्रोथ हमारे लाइफ के जो डेस्टिनेशन हमें आगे बढ़ाते हैं वो होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमेशा कहा जाता है कि आपको रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, जिसका जो भी धर्म है, कोई बाइबल पढ़ेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ेगा, जिसको जो भी जिसको पढ़ना है वो अपने अपने वो पढ़ेगा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का तरीका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, अब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हम बात कर रहे हैं, आप किस तरह से कितना मेच्योर आपके इकोनॉमिक डिसीजन होंगे, किस इसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको बुक्स, जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको। और सोशल ग्रोथ में भी हम क्या करते हैं, हम अपने मम्मी पापा, आपको याद होगा बचपन से पंचतंत्र की कहानियां और ये सब सुनाती थी, पढ़ते थे। वो क्या है, एक तरह से हमारा जितना ज्यादा आप ग्रो, आप अपने सोशल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं उसको करेंगे, और सोसाइटी में क्या होता है, किस तरह के कल्चर होते हैं, वो सब जितना चीजों को पढ़ेंगे, रीडिंग हैबिट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही होगा। तो रीडिंग तो करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कंपनी को, किसी कंपनी को खरीदते समय, जैसे मैं आपको, आज भी मैंने किसी को मैसेज दिया था, जो लोग आज दोनों मॉर्निंग में वीडियो देखा कि नहीं देखा, कि मैं कैसे किसी कंपनी को बेच देता हूँ, खरीद देता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या जानता हूँ, कितना करता हूँ। जिस कंपनी में बाई करना शुरू, ऐसा नहीं कि हाँ जी आरओसी देखा, आरओई देखा, प्रमोटर्स होल्डिंग देखा, इतना सर ने बताया है और उसके बाद खरीदना शुरू, मैं नहीं करता। मैं आपको, आपका वो इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में आए, इसलिए बेसिक सबसे पहले क्या देखना है उतना मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ उतनी आसानी से नहीं होता इन्वेस्टमेंट में, और चीजें देखनी पड़ती है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना आप और डिटेल में जाएंगे। मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कल बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, तो
आपने क्या किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, किसी ने स्क्रीनर पे जाके देख लिया, किसी ने टीवी पे सुन लिया, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। मैं कैसे देखता हूं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, ये है बजाज फाइनेंस का आपका, जो हम स्क्रीनर पे देखते हैं, सबको पता है हाँ जी क्या है कंपनी का, आरओसी कितना है, आरओई कितना है, ग्रोथ कितना है, ये सब हम लोग देखते रहते हैं, ये सबको पता है। इसके बाद कंपनी, हर कंपनी जब अपना रिजल्ट निकालती है तो अपनी प्रेजेंटेशन देती है, वो अपने शेयर होल्डर्स के सामने या बोर्ड का डायरेक्टर के सामने, जो आपका वो अपना प्रेजेंटेशन देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एनुअल है कि क्वार्टरली है, तो अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाती है। इस प्रेजेंटेशन में चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, अगर आपके पास टाइम हो। कभी कभी कोई कंपनी का 20 स्लाइड का होता है, किसी का 30 का होता है, किसी 40 का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपके पास टाइम है। तो कभी कभी जितना आप इसको पढ़ेंगे ना, उतना आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी क्या करती है, किस तरह की कंपनी है, इसके किस तरह का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है, आरओई का ग्रोथ कितना है, ये सारी चीजें इंडिकेटर्स डिफरेंट, अभी इन्होंने 5 साइड में अपने इंडिकेटर्स दिए हैं। तो किसी भी कंपनी का आप चाहेंगे, अगर आप पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं तो आप वो पढ़, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़ लें, टाइम लगाएं, इससे क्या होगा, आपको ये कंपनी खरीदना है नहीं खरीदना है वो अलग बात होती है, आपका एक माइंडसेट बनता है कि हाँ यार उस कंपनी का तो जो है हमारा जो कासा रेशियो ये था, यहाँ पे कासा रेशियो ये आ रहा है, उस कंपनी का एनपीओ ये था, अच्छा एनपीओ यहाँ पे बढ़ रहा है, एनपीए एवरेज एनपीए इंडस्ट्री का कितना होता है, आप रट नहीं सकते। आप 2 बार 4 बार 5 बार अगर आप हर बैंक का आप प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी इतने आपका 2% का जो नेट एनपीए है, या 4% का आपका, या 6% का एक्चुअली ग्रॉस एनपीए है, वो आपका एक सही एनपीए का है, उसके बियॉन्ड जा रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत बेकार सिचुएशन है, हमें उसको नहीं परचेज करना चाहिए, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके आपके डिसीजंस में वो अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तभी है जब आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, वाई टू वाई। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, इसमें दिया होता है, सब कुछ दिया होता है कि हाँ जी वाई टू वाई ग्रोथ कितना हुआ, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कितना हुआ, सब कुछ चीजें नंबर्स जो है इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए थोड़ा। लेकिन यही है कि जब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का सीजन आ रहा है, सैटरडे है, संडे है, ये कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप सोचिए हम कितनी भी क्लासेस, अब देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज एक होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर बजाज फिनसर्व का कितना शेयर है, बजाज फाइनेंस का कितना शेयर है, उसके बाद फिर बजाज एक उसके अंदर 100% शेयर बजाज हाउसिंग का है, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी, सिक्योरिटीज का भी है। मुझे पता है आज नहीं तो कल, अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे पता है आज नहीं तो कल ये भी डीमर्ज होके अलग से लिस्ट हो सकता है। तो मेरे पास अगर इसका शेयर है तो मेरा एक थॉट प्रोसेस बनता है, हाँ यार ये, जैसे मैंने रिलायंस लिया तो मुझे पता है रिलायंस जियो डिमर्ज हो गया, या आईटीसी लिया तो आईटीसी से आईटीसी होटल्स डिमर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप इन प्रेजेंटेशंस को देखें, कभी थोड़ा टाइम लगाएं। मैं इन प्रेजेंटेशन को नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक एक मैम है पानीपत से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा, आपके डिसीजन जो है वो थोड़ा बेटर होंगे। और हर कंपनी का जैसे रिजल्ट आता है, कंपनी की वेबसाइट पे भी होता है, स्क्रीनर पे भी होता है, आप प्रेजेंटेशन खोलिए, कभी जितना मन करे उसको पढ़िए, जितना जितना समझ में आता है सबको सब। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, ये उसी तरह है कि आप जब पहली बार पढ़ेंगे 10 कंपनियों का 15 कंपनियों का कुछ नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन पढ़ते 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप 20 प्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि हाँ जी कंपनी का जो क्या कहना चाह रही है, एक्चुअल में उसके दिल से क्या निकल के आ रहा है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग का कॉमर्स वगैरह का बैकग्राउंड है तो उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इवन प्रेजेंटेशन बनाई ही देखो, इसीलिए मैंने एनुअल रिपोर्ट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने प्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वो ये मान के बनाई जाती है कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको उनको नहीं पता कि हाँ जी अकाउंटिंग क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि हाँ जी बैलेंस शीट क्या है, या उनको ये नहीं पता कि हाँ जी इनकम स्टेटमेंट क्या है, उनको कैसे समझ में आए, उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं शेयर्स पे चलूंगा। कुछ शेयर्स जो मुझे डिस्कस करने हैं, है किसी के मन में कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, आज अगर आप लोग जो हमारे पीएमएस वगैरह के साथ जुड़े हैं, या टेलीग्राम पे भी आज मैंने डाल दिया था वैसे, आज हमने एक शेयर को बेचा है। अगेन मैं जब मैं बेचने की बात करता हूँ या मैं खरीदने की बात करता हूँ तो मैं अपना ट्रांजेक्शन बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप उस ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करें, देखें कि मैंने
खरीदा था तो किस रेट पे खरीदा था, बेचा है तो किस रेट पे बेचा है, आगे ये किस तरह से परफॉर्म करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने बेचा इसका कहीं से मतलब नहीं है कि कल वो और ऊपर नहीं जाएगा, या मैंने खरीदा तो इसका कहीं से मतलब नहीं है कि और नीचे नहीं आएगा। मुझे समझ में आता है कि इस चीज का ये वैल्यूएशन सही है, उस पर मैं खरीद लेता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये इसका टारगेट सही है, उस पर मैं बेच देता हूँ, काम खत्म। उसके सिवा, क्योंकि मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, वो हमेशा यही कहती है, यू कैन नॉट पिक द स्टॉक एट बॉटम एंड यू कैन नॉट सेल द स्टॉक एट टॉप। ये एकदम क्लियर है। तो इसलिए मैं तो अपनी वैल्यूएशन देता हूँ। जो स्टॉक आज हमने बेचा है, अगर किसी ने जुड़े हुए हैं, तब आज हमने एक कॉलगेट नाम का स्टॉक है, उसको हमने बेचा है। पहले मैं वहां से शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों बेचा है। फिर मैं, कोई है जिसने कॉलगेट हमारे साथ खरीदा था? कोई है पहले 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ पर्सन? एनीवन? यस सर। कौन है? यस सर। आहिर जी किस रेट के आसपास खरीदा था, कुछ याद है आप लोग को? 1500 के करीब। 1500 नहीं, आपने रेट खरीदा। और कोई है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो इसको खरीदा था, खरीदना शुरू किया था 1350-1400 के आसपास से खरीदा था, कुछ 1370 में खरीदा होगा, 1380 में वो वही रेट के आसपास, 1400 के आसपास मैंने इसको खरीदा था। नाउ अब जब मैंने खरीदा, वो रेट कहाँ पे था? ये तो फरवरी 23 का है, इधर कहीं रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो इधर कहीं वो रेट था, यहाँ पे कहीं 1300-1400, इस रेंज में हमने कहीं खरीदा था इसको। अब उसके बाद ये ऊपर गया। अब देखिए, मैं आपको इसका लाइफ सर्किल बता रहा हूँ। ये 1300 से गया, ये 1700, 1700 गया, फिर ये आ गया 1400। लोगों ने कहा 1700 से 1400 आ गया, आपने बेचा नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता था कि 1700 से 1400 आ जाएगा, किसको पता था? मैंने तो जब 1300 या 1400 में खरीदा है इसको, तो मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट आएगा तो मैं बेचूंगा। नाउ फिर ये 1700 से फिर 1400 आ गया, 1400 से फिर ये 1700 गया, 1700 से फिर ये पता चला 1500 आ गया, फिर पता चला कि हाँ जी ये तो 1450 आ गया। ऐसे करते 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 ये चला गया। आज इसने मेरा जो टारगेट था 2000 का, मैंने तो 1990-92 पे ही, मैं सच्चाई बताऊं, मैंने बेच दिया। आज ये गया 2023 तक, मुझे नहीं पता था कि 2023 तक मेरा एक टारगेट आया, मैंने। यहाँ पे एक बहुत प्यारा, कैसे मैंने यहाँ पे टारगेट कैसे निकाला हुआ था, बहुत प्यारा कप विद हैंडल बन रहा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ मैंने अपना टारगेट कैसे निकाला था। उस टारगेट को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ। ये बहुत ही प्यारा कप विद, सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैं बहुत बार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड है, और ये एक राइट शोल्डर। ये बहुत ही प्यारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर टेक्निकल पैटर्न है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कोशिश थोड़ा करके, अगर आप जो लोग रेगुलर अटेंड करते हैं उनको ये चीजें पता चल जाए। तो इसके थ्रू एक टारगेट आया था, वैल्यूएशन नो डाउट मैंने भी निकाला हुआ था कि हाँ जी 1900 के ऊपर ही ये वैल्यूएशन होगी, बेचूंगा वो पी ओवर कैलकुलेट करके। लेकिन अब जब मैंने इसका टारगेट देखा, इसका जो एवरेज जो डेप्थ बनती थी, वो करीब करीब 15% बनती है। ध्यान से देखिए, एवरेज डेप्थ ऑफ द हेड इज 15%। मुझे पता था कि जब ये ब्रेकआउट देगा, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट से ये 15% ऊपर जाना चाहिए। अब ब्रेकआउट से 15% का लेवल होता है यहां जाके कहीं, देखिए 1970 1980 कहीं आ रहा था ये। ध्यान से देखिएगा, 15% का जो लेवल है, ये यहां कहीं, ये कुछ आ रहा था 1970 1980 के आसपास। तो जैसे ही मैंने देखा, सुबह 1990 गया और मैंने इसको सेल कर दिया। उसके बाद ये 2012 2020 तक भी कुछ गया था दिन में। खैर मैं कहीं बिजी था, मैंने नहीं देखा। अच्छा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि हाँ जी मैंने तो 1970 पे बेच दिया और ये तो 2000 चला गया, क्योंकि इस दुख को अगर आप मनाओगे तो आप शेयर मार्केट में कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको आपको केवल ये देखना है कि आपका ग्रोथ कितने परसेंट का हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका ग्रोथ कितने परसेंट का हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने अगर इसको 400 का भी एवरेज देखोगे, अगर 400 से मुझे ये समझ में आता है कि हाँ जी इसने मुझे आराम से 35% का ग्रोथ दे दिया, करीब 1 सवा साल हो गया। मैं आई एम वेरी हैप्पी। कि क्यों हैप्पी क्यों है? कि कॉलगेट जैसा स्टॉक था, यानी मेरा रिस्क, देखिए आप रिस्क लेके अपने रिटर्न को 50% भी कर सकते हैं। क्या आप उतना रिस्क लेने को तैयार हैं कि आपका पैसा अगर डूब जाए तो आप, कोई दिक्कत नहीं है? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं जो पर्सन हूं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं कम रिस्क लेता हूं। इसलिए मैं अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल पे खरीदने का मेरा एक ही सिंपल ऐसा थ्योरी है, अच्छा स्टॉक खरीदो, अच्छे लेवल पे खरीदो। अब जब मैंने इसको 1400 पे खरीदा, अब अगर आप देखोगे फरवरी 22 से
करीब करीब 1.25 साल करीब हो गया, 1.25 साल में मुझे 35% मिलता है, मैं 20% का CAGR वाला इंसान हूँ और मुझे 25% का CAGR मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। व्हाई शुड बी आई वरीड कि अब ये स्टॉक 2000 से अब 3000 जाएगा, जाएगा तो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, बाइंग के लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, सेलिंग के लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, उससे निकल जाने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टॉक मैं आपको बेचने वाला हूँ, वो भी बता रहा हूँ क्यों बेचने वाला हूँ, और उसको हमने बाई किया था। अगर किसी को याद हो, कोई मुझे बताओ, बालकृष्ण इंडस्ट्री हमने किस लेवल पे बाई किया था, किसी को याद आ रहा है? अच्छा हर्ष जी बताइए, किस लेवल के आसपास बाई किया था? बोलिए बोलिए, म्यूट करके बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। सर कोई 1000-1100 के आसपास किया था, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। 1100 नहीं किया था सर। आप कोई और? सर आई थिंक 1800-2000 के करीब। एकदम सही बोला था जी। हमने करीब 1900 के आसपास उसको बाई किया था। मुझे भी एग्जैक्ट रेट नहीं है, मेरे पास अपना डिमेट नहीं खुला हुआ है। 1900, किसी ने 1920 पे किया होगा, किसी ने 1880 पे किया होगा, किसी ने 1960 पे किया होगा, क्योंकि मैं एक दिन में कभी स्टॉक बाई नहीं करता। सर 1964 पे किया था। 1964 एकदम सही है, आपने बताया। तो 14 सितंबर 2022 को। 2022 सितंबर 2022 से अब सितंबर 2022 से अभी सितंबर 2023 नहीं आया, 1 साल, कितने % रिटर्न दिखा रहा है सर आपका? सर लगभग 26%। 24-25। एकदम। तो क्या साल में 20-22% रिटर्न से आप दुखी हैं? नहीं सर। एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ 2550 का मेरा टारगेट है इसका। अभी कल परसों ये गया भी था 2500 के ऊपर, लेकिन वही है ना, हमारा टारगेट है। और दिन में हम लोग, अगर मैं बिजी रहता हूँ, आज भी मैं एक स्कूल में था, दिल्ली का एक स्कूल है वसंत वैली स्कूल, वहां पे था। तो ऐसी कहीं कहीं रहता हूँ। अब मैंने अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया है, उस रेट पे अपने नहीं बिका, उससे अगर 2 रुपए भी नीचे हुआ तो नहीं बिका, और अगर मैं बैठा होता तो शायद मैं बेच देता उसको। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने उसका टारगेट कैसे निकाला हुआ है, और मैं उसको बेचूंगा। तो मैं अपने स्टॉक्स कैसे बेचता हूं, मेरा काम है आपको सिखाना। मेरा पर्पज, अगेन मैं फिर बता रहा हूं, मेरा पर्पज बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्टॉक मेरे कहने पे ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, आप मुझसे केवल सीखेंगे। अब देखिए क्या किया मैंने, इसको क्यों खरीदा और कैसे टारगेट निकाला, कैसे बेचूंगा। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ देखिए ये स्टॉक है जी। आई थिंक अगर मैं सही हूं तो इस लेवल के आसपास हमने कहीं सितंबर 2022 करें, इस लेवल के आसपास हमने कहीं खरीदा। अब पहले मैं इसका मैंने देख चुका था कि जी ये बेस है, ये इसका बेस है। ये ऊपर से आया, यहाँ रुका, फिर ऊपर से आया, फिर इसी के पास आया, तीसरी बार आया, तो लगभग ये मेरे को एक सपोर्ट प्राइस मिल गया था। इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे हमने इसको किसी भी लेवल पे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, किसी ने आप में से जिसने भी जो लोग जुड़े, ये हमने बाय कर दिया। अब मैंने इसको बाय कर लिया। अब जो मैंने इसका टारगेट निकाला हुआ है वो भी बता रहा हूँ। अब इसका ऊपर जब मैं देखता हूँ तो ये कहाँ पे जाके इसका ऊपर का बेस है, ये करीब करीब, ये हमने हमेशा कहा है कि जो प्रीवियस हाई होता है हम उसको लेते हैं, लेकिन एक कैंडल 2 कैंडल वाला जो है, जैसे ये दिस इज 1 कैंडल, ये किसी मार्केट के झोंके में आया होगा, इसको क्योंकि ऑपरेटर्स यहाँ तक जाने नहीं देते, ये वाला इस रन को, उसी तरह ऊपर का रन और उसी तरह नीचे का रन, इसको हम हमेशा अवॉइड करते हैं। इसको हम हमेशा अवॉइड करते हैं। एक कैंडल की वजह से किसी दिन एक कैंडल ऊपर गई या किसी दिन एक कैंडल नीचे गई, उसको हम अवॉइड करते हैं। हम इस तरह से अपने, अब अगर आप देखेंगे तो मुझे समझ में आता है कि यार ठीक है, अगर ये 1 साल में मुझे आराम से ये 40% का रेंज है, मैंने थोड़ा सा 10% ऊपर खरीदा या 5% ऊपर खरीदा, 5% नीचे बेच दिया, कोई फर्क नहीं। 30% अगर मुझे 1 साल में मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा टारगेट है ये कुछ है, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, ये है 2580 के आसपास। इसमें मैं इसको बेच दूंगा, कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाए, कब आ जाएगा मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन कुछ हमारे सेट पैटर्न है कि जी या तो वो कप विद हैंडल बन रहा होगा, या तो आपको डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा होगा, या तो मेरा पी एक्सेस हो रहा होगा। जो चीजें जिस पैटर्न पे मैंने खरीदा है, मैं वो एकदम माइंड में है, उसी रेट पे बेचूंगा। अब दिक्कत कहाँ, रिटेलर्स को कहाँ दिक्कत होती है? रिटेलर्स को दिक्कत होगी कि सर आपने 2580 में बिचवा दिया, ये तो 2700 चला गया। मुझे नहीं पता जी 2700 जाएगा नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या ये 2700 जाएगा, क्या ये 2800 जाएगा, मुझे नहीं पता। स्टॉक, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, प्लीज डिसाइड योर बाइंग प्राइस एंड डिसाइड
सेम डे डिसाइड योर सेलिंग प्राइस कि हाँ जी, हाँ अनलेस अंटिल बीच में कुछ आ जाता है कि हाँ जी अचानक कोई न्यूज आ गई इसके बारे में, अब उसे बेच के निकलना है तो अलग बात है। अदरवाइज आप अब जैसे आज ही मैंने अगर जो लोग जुड़े हैं, रक्स इंडस्ट्री है, रक्स इंडस्ट्री 8% ऊपर गया, फिर वो 5% नीचे आया। किसी ने कहा सर अगर उस समय बेच देते तो, मुझे थोड़ा पता था 5% नीचे आएगा, आप बताइए अगर पता होता तो मैं भी बेच देता। मेरे पास तो, आपके पास 10 शेयर किसी के पास है, किसी के पास 50 है, मेरे पास पता नहीं कितने शेयर है, मैं नहीं बेच सकता, मेरा एक प्राइस है उसका, मैं उसको बेचूंगा। तो इसलिए इस तरह से प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप स्टॉक को एंट्री कर रहे हैं, एंट्री से पहले 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए, 50 बार सोचिए, क्योंकि जब तक पैसा आपके अकाउंट में है वो आपका पैसा है। ब्रोकर के साथ अगर आप करेंगे, ब्रोकर आपको टिप्स देता रहेगा, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आप अपने एनालिसिस करिए, आप कि हाँ जी ये बाइंग, ये रेट है ऐसा कि इस पे मैं खरीद लिया, अब मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं। वो आपका एक रेट होना चाहिए, उस पर आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद आराम से बैठिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक 1700 के लेवल पे मैं 3 साल से बाई कर रहा हूँ, वो 2000 जाता है, फिर 1700 आ जाता है, फिर 2000 जाता है, फिर मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक का पता नहीं 2600-2700 निकल के आया हुआ है। आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा टारगेट ही 2700-2800 का ऊपर का है, तो मैं बेच ही नहीं पा रहा। एक मैंने बीच में पहले लिया था, मैंने कुछ लोग जो जुड़े उनको पता होगा, 2200 का एक टारगेट था, एक बार 2200 आया था और मैं बेचा था, क्योंकि वो निकल के आया था, कोई ना कोई टेक्निकल पैटर्न बना हुआ था, उस समय हमने बेचा था। अदरवाइज अब जो हमारा टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक का वो 2700 का, तो आज वो मुझे 1900 पे मिलता है, तो मुझे तो वो तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई देता है कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छा है, हो सकता है। अब आप कैलकुलेट करिए कि 1900 का शेयर 2700 अगर एक साल भी रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी कहेंगे कि सर आप तो 2 साल से खरीद रहे हैं तब भी वो वही घूम रहा है। हाँ खरीद रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसे भी तो शेयर है ना कि जो मैंने खरीदा 6 महीने में 40% हो गए, कोई ऐसे भी है जो 3 महीने में 40% हो गए। तो अगर एक को 2 साल लग गया 40% होने में, तो ये तो होगा ना, क्योंकि हर शेयर तो उसी सेम तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। और आप उस तरह से आप डील करना चाहेंगे तो वो केवल एफडी में हो सकता है कि आप जितनी भी एफडी करेंगे सब में 5% ही मिलेगा, वो फिर एफडी, यही डिफरेंस है ना एफडी और शेयर का। तो वो माइंडसेट तो हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए अभी जो शेयर्स को मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, एक कॉलगेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगेन जो आपके रेडार पे है, हमारे रेडार पे आजकल चल रहा है, उसमें मैं मेरी जो कैलकुलेशन कहती है, मेरी जो समझ कहती है, ये शेयर जिसके पास भी है प्लीज इसको मत बेचिएगा। नॉट, मैं नहीं कहूंगा मत बेचिएगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से बता रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ हो गया तो मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बेचूंगा, मैं ये कह सकता हूँ। अगेन बहुत अच्छा शेयर, ये मुझे कह रहा है, कान में रोज आके कहता है मुझे जितना लिया है ले लो, और पैसे हैं तो और ले लो, मैं भाग जाऊंगा तो आप केवल परेशान होंगे, आप नहीं ले पाएंगे। ये रोज कान में आके कह रहा है। ये शेयर एक ऐसा शेयर है, आपको लगता होगा महंगा शेयर है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये इतना सस्ता शेयर है ना, ये इस समय बहुत ही सस्ता शेयर है। लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये तो 40,000 का शेयर, नहीं जी, शेयर ऐसे नहीं देखा जाता 40,000 का। आपके दिमाग में 50 गज का प्लॉट है और आप एक 500 गज के प्लॉट के सामने खड़े हैं, बस ये डिफरेंस ये है कि आपके दिमाग में 50 गज का प्लॉट है और आप एक 500 गज के प्लॉट के सामने खड़े हैं। तो 500 गज का प्लॉट आपको पर स्क्वायर फीट का रेट देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में सस्ता है कि महंगा है। जैसे आप देखिए जरा, ये जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू समझनी है तो आप ऐसे समझिए, देखिए जरा, ये जो है एवरेज पी इसका क्या है, एवरेज पी, ये अपने एवरेज पी पे एकदम आ चुका है, एकदम अपने 68। स्टॉक का नाम क्या है? पेज इंडस्ट्री स्टॉक का नाम है, आई होप आ रहा है स्क्रीन पे, पेज इंडस्ट्री स्टॉक का नाम है। अपने एवरेज पी पे अभी कुछ दिन पहले तो और नीचे तक भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अपने तो एवरेज पी पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा है, ईपीएस बढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। और मैंने बताया था कि यान का प्राइस, जो कॉटन का प्राइस है, वो बहुत दिनों से बहुत हाई था, इसलिए स्टॉक का प्रॉफिट कम आया, प्रॉफिट कम आया तो स्टॉक गिर गया। अब कॉटन का प्राइस जो पिछले कुछ दिनों में है वो एकदम जितना हाईएस्ट था उसका 1/3 हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वार्टर्स के जब प्रॉफिट आने शुरू होंगे, इस क्वार्टर में तो नहीं, अगले क्वार्टर से, तो इसका अपने आप प्रॉफिट बढ़कर आएगा। ये आपको ये सब एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर मैं कह रहा हूँ, खरीदना नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन है, बिल्कुल मेरे कहने पे नहीं खरीदेंगे, आपको एनालिसिस जरूर करना है। देखिएगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना दे रहा है, मतलब आप एक बार देखिए कि क्या हमारे इंडिया की इकोनॉमी में हमारे पास जो ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, वो कितने शेयर ऐसे हैं जो कि आपको 20-22% का ROA देते हैं, कितने ऐसे शेयर हैं जो आपको 15% का सेल्स ग्रोथ दे रहे हैं, कितने ऐसे शेयर हैं जिनका ROC 50% के ऊपर है,
प्रॉफिट ग्रोथ जो है, क्योंकि प्रॉफिट पिछली बार हुआ नहीं इसलिए आपको प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। देखना है अगर तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। ऊपर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए जरा, 90 से 113, 113 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250, 200 से 300, 300। आप इस दोनों के बीच का ग्रोथ निकाल के देखिए, 347 माइनस 266 डिवाइड बाय 266 करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ कितने परसेंट का ग्रोथ ईयर बाय ईयर करते जा रहा है स्टॉक, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी, यहाँ आपको जो इसका रॉ मटेरियल है उसी का प्राइस अगर अचानक बढ़ गया तो ऐसा तो होगा। लेकिन अब आप अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी कॉटन का प्राइस क्या था 1 साल पहले और 2 साल पहले क्या था और अब क्या है, तो आपको अपने आप सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आज मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने आज भी बाई किया है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है और इसलिए आपको अपना डिसीजन अपने आप लेना है। मेरा काम है आपको बताना। अगेन वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक। देखिए जरा आरओसी 65%, आरओई 50%। देखिए जरा इसको, ईपीएस ग्रोथ 3 साल का 50% से ऊपर, सेल्स ग्रोथ 30% के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 45% के ऊपर। देखिए जरा कंपनी की बुक वैल्यू 4000 की, इंट्रिंसिक वैल्यू है 4000 की, सॉरी नॉट बुक, इंट्रिंसिक वैल्यू 4000 की है और कंपनी 4400 पे मिल रही है। यानी प्राइस टू बुक जो है 1.1 पे, 1.1 के प्राइस टू बुक पे आप कंपनी ढूंढना शुरू करेंगे अच्छी कंपनी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने। प्रमोटर्स को होल्डिंग देखिए 75%। अब ये सब स्टॉक जो होते हैं, आपको जब पूरी नेगेटिविटी छाई रहेगी ना तभी आपको उठा के रख लेने होते हैं। अब देखिए इसका ग्रोथ देखिए कि यहाँ पिछले 3 सालों में क्या ग्रोथ हुआ था। तो ये उस समय सबको चाहिए, जब 7000 पे था तो सब मुझसे कह रहे थे आई डोंट नो, एक ने तो लाइव क्लास में पूछा था, मैंने कहा था मैम करेक्शन होगा तो आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं लेना है। आई डोंट नो वो मैम है कि नहीं है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल पे। देखिए अपने एवरेज पी से बहुत नीचे, जो इसका एवरेज पी होता था, जिस पी पे ट्रेड करता था वो था 40 का, आज ये 24-25 के पी पे अवेलेबल है स्टॉक। तो ये टाइम होते हैं। अगेन ये वही सिचुएशन है जो आज के 1.5 साल पहले कॉलगेट के थी, ये वही सिचुएशन है जो आज के 6 महीने पहले बार्गेस इंडस्ट्री की थी। ये वही सिचुएशन होती है। कॉलगेट उस समय कोई नहीं खरीद रहा था, तो सबको लग रहा था ये कॉलगेट तो चलता ही नहीं। तो ऐसा ही होगा, जब जब कोई भी स्टॉक नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घूम रही होगी। आपको देखना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट एनालिसिस करना आना पड़ेगा, आपको बिजनेस समझ में आना पड़ेगा कि हाँ जी स्टॉक अच्छा स्टॉक है कि नहीं, क्या वो अच्छे लेवल पे है कि नहीं। आपको वो चीजें समझ में आनी पड़ेगी कि हाँ जी 24-25 के। अब देखिए पीडी राइट देखिए 104 के पी पे है, एसआरएफ 33 के पी पे है, लिंडे इंडिया 60 के पी पे है, सोलर 46 के पी पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 24 के पी पे फाइन ऑर्गेनिक मिल रहा है। ग्रोथ के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्टॉक क्या होता है। मैं इसलिए बताता हूँ ये चीजें, कोई आप हो सकता है कि आप इन्वेस्टर ना हो, आप ना खरीदें और खरीदना भी नहीं है मेरे कहने पे, आप इसको नोट करें, फिर 1 साल 6 महीने के बाद देखें कि हाँ इन स्टॉक्स में ऐसा ही हो रहा है। तो 1200-1300 पे जब एचडीएफसी बैंक था, हर टीवी वाला अब तो एचडीएफसी बैंक बूढ़ा हाथी हो गया, कुछ नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे लोग बोलते थे। आज एचडीएफसी बैंक फिर अगर आप 1200 से 1700 की जर्नी देखोगे तो रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न है, वो समझना पड़ेगा आपको। लेकिन 1200 पे, जब भी वो 1200 पे जाएगा तो नेगेटिविटी होगी, कोई नहीं खरीदता, नहीं जी अब तो ये खत्म हो गया जी, अब तो आईडीएफसी जो है अगला एचडीएफसी बनेगा। ऐसी न्यूज पेपर में तो या टीवी पे न्यूज ऐसा ही आएगा कि नाउ एचडीएफसी का लाइफ खत्म, अब आईडीएफसी नया या बंधन बैंक एक नया एचडीएफसी बनेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आप एचडीएफसी बैंक कभी गए हैं, क्या आपको एचडीएफसी बैंक के सर्विसेज से कभी लगा कि हाँ ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप उनके एम्प्लॉयज का बिहेवियर देखिए, आप उनका ग्रोथ देखिए, उनके बैलेंस शीट देखिए, आपको समझ में आएगा चीजें कि हाँ ये कैसे ग्रो कर रहा है। उनका जो कल्चर है वो अपने आप में एक यूनिक कल्चर है। वो कल्चर आसान, बैंकिंग सिस्टम में उस कल्चर को जनरेट करना आसान नहीं है, नो डाउट। पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट उस तरह का कल्चर वो ला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा काम कर रहा है, वो चीजें चल रही हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, सिखाना, और मैं चाहता हूं कि आप लोग, कई लोग आते हैं 1-to-1 मेंटरिंग के लिए, आते हैं, बैठते हैं, पैसे भी देते हैं। मैं कहता हूं फ्री वाली क्लासेस में पहले आप सीखो ना, पहले फ्री वाली क्लासेस में सीखो, उसके बाद मेंटरिंग के लिए आ जाना। ठीक है मुझे आप पैसे दे रहे हो 10,000 20,000, कोई बात नहीं, वो बात की बात है। आप इन चीजों को एनालिसिस तो करो। आपको मैं वही चीजें फ्री में, हाँ ये है यहाँ पे स्केटर्ड होता है, तो आज हुआ कल नहीं हुआ परसों नहीं हुआ। हाँ मेंटरिंग करते हो तो आप लगातार 1 हफ्ते 10 दिन आते हो, चीजें हो जाती हैं, वो अलग बात है। तो इसको आप समझिए, जानिए, ये बहुत अच्छा। देखिए प्रमोटर्स को देखिए, प्रमोटर जो है
75 अपना एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। 75% एकदम यूनिक वो उसने रखा हुआ है, एक भी वो कहता नहीं जी मैं तो नहीं बेचूंगा। आपको इससे समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। आई डोंट नो पब्लिक शेयर होल्डिंग में कोई बड़े लोग हैं कि नहीं है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको अच्छा, कभी कभी ना आप इस ट्रेड्स को भी देखा करो आप लोग, जब आपके पास टाइम मिले कि हाँ जी क्या इसमें कोई बल्क ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लॉक डीलिंग हो रही कि नहीं हो रही, इसको भी अगर कभी देख रहा हो तो कभी कभी आप लोग देखा करो। शरद वजीरा जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बताइए सर का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फाइन ऑर्गेनिक ना मैं भी होल्ड कर रहा हूँ लास्ट 6-7 मंथ से। मेरी एवरेज बाइंग इज एट अराउंड 4100-4000 की एवरेज बाइंग है। बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी रेट है सर। लेकिन आज जैसे उसका कल क्वार्टरली रिजल्ट आया था हम्म, और उसमें ये लोग कह रहे थे 37% ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइन है प्रॉफिट्स और रेवेन्यू का। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे सर्टेन करें कि ये जो फॉल है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को रीड करने के जिससे ये पता चले कि परमानेंट है कि टेम्परेरी है। सर आपने आपने इसका क्या एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, कैसे देखा आपने? नहीं, कल न्यूज में था सर, ईटी तो में। यही तो समस्या है ना सर, आप कहीं पे सर अपने पोर्टफोलियो का 10% 15% लगा रहे हैं सर। हाँ आप जी। मुझे इतना इतना बताइए कि अगर आपको अपने पड़ोसी को 20,000 रुपए लोन देना होगा कि भाई ये उसको जरूरत है, या आप ब्याज पे देते हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ पता करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर। कैसे करते हैं? सर्वे भी करते हैं, मतलब सब कुछ देखते हैं बंदे के अंदर फिर पेइंग जब कैपेसिटी। आपने 2-4 लाख रुपए फाइन ऑर्गेनिक में लगाया तो आपने क्या किया? सर मैंने तो इसका जब स्क्रीनर पे ही ये सब जो आप इंडिकेटर्स बताते हैं स्किनर और पे तो मैंने आपने आपने फैक्ट्स पढ़ा, अब आप प्रोस्पेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए स्किनर पे आपको ये बताया जा रहा है कि आज क्या सिचुएशन, पास्ट हाँ में क्या जी। सिचुएशन थी, अब आपको फ्यूचर को विजुअलाइज करना है। आप ये बताइए हाँ जी ऑर्गेनिक करती क्या है? सर, केमिकल्स। केमिकल किस चीज का, केमिकल किसको देती है, क्या बनाती है, किसको, इसका इसका कस्टमर? सर फाइन ऑर्गेनिक का जब मतलब मैंने पीछे जब रीडिंग की थी तो ये ईटेबल्स वगैरह जैसे बिस्किट्स और ये सब उसमें भी जो यूज होता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे आइटम्स के अंदर डील कर रही है जो कि मतलब जिसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। एकदम आपने सही एनालिसिस किया। इसका मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कुछ पढ़ा है। ये जो बिस्किट ब्रेड वगैरह में बनते हैं ना सर, हाँ जी, वो एक मतलब कुछ हाँ तो लिखा हुआ था, ये उसमें पर्टिकुलर इसका वर्ड ना था। ये बी टू बी डील करती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाँ। बी टू बी डील करती है। इनके कस्टमर्स एकदम फिक्स्ड हैं, एकदम फिक्स्ड है, इनको कस्टमर ढूंढने नहीं है। बहुत अच्छा हम्म। वो चल रहा है। आपको ना थोड़ा सा बस ये है कि अगर आप माइंड सेट बना के रखेंगे तो आपको ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के ग्रोथ से या उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को समझने की कोशिश, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब आपने शेयर खरीदा है तो आपने खरीदे हुए अभी कितने दिन हुए हैं? सर ये मैं होल्ड कर रहा हूँ 5 to 6 मंथ से। तो सर देखो सर, खरीदते समय शेयर खरीदते समय कितने दिन का मिनिमम हमें वो बनाना पड़ेगा? ये सबके लिए ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मिनिमम क्या हम मान के चलते हैं कि भाई इतने दिन तो हम रखेंगे कम से कम? बताइए बताइए जी। नहीं, एक मैंने साल तो सर इस मैंने अभी मतलब करा तो वैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन तो ये अब स्टॉक ना मेरे तो ट्वेल्व आंसर आ परसेंट गया। इन्वेस्टमेंट कितने दिन का, क्या 6 महीने का इन्वेस्टमेंट होता है? नहीं नहीं सर। बस काम खत्म बट सर। मैं ये कह रहा था कि अगर ये जैसे कोई डाउन टर्न आता है किसी एकदम स्टॉक में जैसे। आपका क्वेश्चन एकदम सही है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा। जो आप क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि सर अगर ये डाउन टर्न है तो हमें अगर पता चल जाए तो हम तो एग्जिट कर जाए। एग्जिट कर जाए, ये होगा। ये लेकिन सर ये कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। आप जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसका रेवेन्यू समझते हैं, और उसका अब आप क्या होगा कि जब आपने 20 कंपनियां लिया है तो एक कंपनी ऐसा होगा कि वो डाउन टर्न में हो जाएगी, या 2 कंपनी होगा या 3 कंपनी होगा, लेकिन जो 17 कंपनी आपको रिटर्न देंगी उससे वो कंपनसेट हो जाए। आप अगर ये चाहेंगे कि जी फाइन ऑर्गेनिक नीचे जाने लगे, या आपको पता चल जाए कि अब तो ये कम रिजल्ट देगी और ये नीचे जाएगी, हम इसको बेच दें, ऐसा कोई तरीका ही नहीं सर। ये केवल आपके रीडिंग 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 से थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक तो लोग क्या वो आपका ये जो कंपनियां एक्साइड और एमरॉन ये डूब गई थी इंडिया में, लोग कह रहे थे डूब गई, अब तो बाहर की बैटरी कंपनियां आ जाएंगी। अब देखिए पिछले केवल 2-4 महीने में 50-50% बढ़ गई हैं।
तो सर इनको ना नहीं कर सकते सर हम लोग, हमारे पास या तो आप बोर्ड में बैठे हो एकदम इनसाइडर हो तो ही कर सकते हो, इसका और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा आप रीडिंग करते रहेंगे, कंपनी अच्छी है, समझ में आता है। आप 20, मैं फिर बता रहा हूँ, सब कुछ जानने के बाद आप 20 कंपनी खरीदेंगे, ध्यान से सुनिए, सब कुछ जानने के बाद 20 कंपनी खरीदेंगे, उसमें से 4 कंपनी जो है नीचे जाएगी, आपके खरीदे हुए प्राइस से नीचे जाएगी, 4 कंपनी आपके खरीदे हुए प्राइस के आसपास रहेगी। लेकिन जो 10 कंपनी आपको जो रिटर्न देगी ना सर, वो इतना होगा कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको 20-22% मिल जाएगा। यू आर कंसर्न विद द रिटर्न ऑफ वन कंपनी और पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न। बस काम खत्म सर, यही माइंडसेट होना चाहिए। बस मुझे भी नहीं पता, मैं आज आपको बड़े आपको करने जी, मुझे फाइनल क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, मैं खरीद रहा हूँ, मैंने उसका पास देखा, मैंने उसका बिजनेस मॉडल देखा, मैंने उसका ग्रोथ देखा, ठीक है, मैं प्रोस्पेक्ट देख जो विजुअलाइज, क्योंकि फ्यूचर को हम केवल विजुअलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर को हम कहीं पे भी हम डेटा एंट्री नहीं कर सकते फ्यूचर का। तो इसलिए सर हमें तो इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन करो, इसीलिए ना कि सारा पैसा जो है हम फाइनल ऑर्गेनिक में नहीं लगा रहे, हम तो 5% 20% कंपनी में लगा रहे हैं। ठीक है बद्रीराज जी, हाँ जी सर। तो ऐसे ही करना बस पड़ेगा सर। यही था सर, ये ना स्टॉक एक्चुअली में मुझे 12% का परसों तक इसका ग्रीन में था। हाँ, आज जो आज है 10% ये नीचे गया, कोई बात 4-5% नीचे हो गया, तो नहीं। वो 16-17% का वेरिएशन, मतलब तो इतना ज्यादा हो गया सर एकदम से। इसी को तो स्टॉक मार्केट कहते हैं सर। बिकॉज मैंने सारे अच्छे स्टॉक्स में लगाए हुए ना, तो कोई अच्छा स्टॉक एकदम से ऐसे हो जाता है ना, तो लगता है कि ये कुछ मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऐसी। मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज के 4 महीने पहले, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, डेटा देख लीजिए। चलिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, चलिए। अच्छा, मजा, बहुत अच्छी चीज बताया आपने, बड़ा ही प्यारा चीज बताया, आपको दिखाता हूँ, आइए। 4 महीने या होगा या 1 साल, आई थिंक 1 साल हो गया होगा, दिखाता हूँ। डेटा देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर मैं सही हूँ, ये दिन था, अगर मैं सही हूं तो ये 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को टाटा मोटर में सर्किट लगा था, लोअर सर्किट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 25 फरवरी 2022 टाटा मोटर में लोअर सर्किट लगा था, लोअर सर्किट, यहाँ पे ये बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं सही हूं, एग्जैक्ट डेट में पकड़ पा रहा हूं तो ये वही डेट है, दिस। और आज वो शेयर यहाँ वहां से उस रेट से अगर आप देखोगे तो 400 से 600 के ऊपर चला गया, 50% ऊपर हो गया। अब आप बताइए सर, दिस इज कॉल्ड वोल्टिलिटी, इसी को वोल्टिलिटी कहते हैं सर। शेयर मार्केट हमेशा वोल्टिलिटी को रिवॉर्ड करता है, वोल्टिलिटी को रिवॉर्ड करता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप वोल्टिलिटी नहीं दे सकते तो आप कहाँ रहिए, आप HDFC में रहिए, आप HUL में रहिए, आप रिलायंस में रहिए। वो क्या होगा, वो 5% ऊपर, 5% नीचे, 5% ऐसे करते हुए साल का 10-12% आपको देंगे, मच बेटर देन FD, मच बेटर देन। थोड़ा सा वोल्टिलिटी दे सकते हैं तो उसके थोड़ा सा और बियॉन्ड, HDFC की जगह आप कोटक में आ जाइए, HUL की जगह आप मेरिको में आ जाइए। इस तरह से आप थोड़ा सा, और अगर आप और वोल्टिलिटी दे सकते हैं तो आप ये फाइन ऑर्गेनिक वगैरह में आए। तो लेकिन वही, जितना वोल्टिलिटी देंगे सर रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से कि एक दिन में वो टाटा मोटर का शेयर 20% नीचे आया होगा तो क्या हुआ होगा उस दिन, बहुत लोग घबरा के नहीं आ रहे तो बेच दिया होगा, लेकिन वहां से 50% ऊपर हो गया एक साल में। डिफरेंस है ना इसको। मैं नहीं कह रहा टाटा मोटर का खरीद लेना आप लोग, मेरा ये कहीं नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मेरा मेरा कोई इधर, क्योंकि उस पर लोन बहुत है और मेरे कुछ क्राइटेरियाज है। अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, शेयर भी आगे बढ़ेगा, मुझे भी पता है, दिख रहा है उसका फ्यूचर, लेकिन मैं नहीं खरीदता क्योंकि मैं, मेरे कुछ रूल्स है, उस रूल्स के आगे मैं, जब भी मैंने देखा कि अपने रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, जनरली नुकसान ही होता है, इसलिए मैं रूल्स को तोड़ता नहीं हूँ। यस मैम, नीरज मैम, थैंक यू सर। नीरज जी सॉरी। सर मैं नमस्ते सर, मैं ये हाँ पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे फाइन ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कंपनी है, जैसा हाँ आपने हमने फाइन करा, हाँ। वैसे ही मुझे SRF भी बहुत अच्छी लग रही है। आपका क्या व्यू है सर, SRF भी केमिकल सेक्टर? एक्चुअल में क्या है SRF, चलिए एक बार खोलता हूँ मैं आपको, चलते हैं, आपने पूछ दिया तो मैं, SRF एक अच्छी कंपनी है, लेकिन SRF का मीडियन पी कितना दिख रहा है सर?
देखिए 30 सर। 30। और अभी ये कितने में मिल रही है बताइए? 33। 33। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ फाइन ऑर्गेनिक, देखिएगा जरा ध्यान से। ये केवल एक पैरामीटर मैं आपको बता दे रहा हूँ केवल जानने के लिए। मीडियन पी कितना है? एक सेकेंड, मीडियन पी कितना है सर? बोलिए सर जल्दी से, हमारे पास 41.6। 41। और अभी कितने में मिल रहा है बोलिए? 24। 24। कल लगभग आधे पे सर। 26 के आसपास था जब हमने बाई किया था, आज तो वो थोड़ा सा गिर गया इसलिए वो 24 और कम हो गया। इससे क्या सीखा मैंने? कहा अच्छा खरीदना है लेकिन साथ में सस्ता खरीदना। अब उसका एवरेज प्राइस जो है वो प्राइस अर्निंग 33 पे है, तो जब वो मुझे 25 पे मिलेगा, 24 पे मिलेगा, तब वो कहीं मेरे रडार पे आएगा, फिर मैं आगे की एनालिसिस करूंगा। अभी वो अच्छा हो सकता है लेकिन वो अभी सस्ता नहीं है। ठीक है सर नीरज जी? जी सर, जी सर, हाँ, थैंक तो यू। अच्छा खरीदना है और सस्ता खरीदना है। सस्ता क्या हम बुक वैल्यू के टर्म में देख रहे हैं या पी के टर्म में देख रहे हैं, या वो हमें देखना पड़ेगा ऊपर से। तो इसलिए ध्यान, अब वो अगर अचानक, कई बार ऐसा लोग कहते हैं सर वो इतना करेक्ट हुआ, अरे करेक्ट, अरे वो बढ़ इतना ज्यादा गया था कि करेक्शन का कोई वैल्यू नहीं। अगर मान लो कोई चीज अचानक बढ़ गई थी जो कोई लॉजिक ही नहीं था, तो उसके बाद वो आधा भी हो गया, तो मेरे लिए करेक्शन नहीं है। करेक्शन तब होगा जब वो अपने एवरेज पी के जब तक वो नीचे नहीं आता, वो करेक्टेड स्टॉक नहीं है। करेक्टेड स्टॉक वही है जो अपने एवरेज पी के नीचे आएगा। उसी को लोग कहते हैं एचडीएफसी बैंक, मैं आज भी कहता हूँ एचडीएफसी बैंक खरीदो। लोग कहते हैं महंगा है, महंगा हो गया क्योंकि आप 1200 रुपए देखते हो और मैं 12, मेरा कोई 1200 से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ, मेरी कैलकुलेशन तो सारी यहां से घूमती है। ये देखिए जरा, एचडीएफसी बैंक का एवरेज पी कितना घूमता है? 25 दिख रहा है आपको, 25.5। आज किस पी पे मिल रहा है? 25.9। ठीक है, अपने एवरेज पे भी मिल रहा है, यानी सस्ता मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। और नीचे अगर अगर ये 100 रुपए और नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। यानी आपको लगेगा यार ये तो 1700 पे, ये तो 1200 का था 1700 पे हो गया। नहीं जी, ये अपने एवरेज पीस पे जो इसका रेट होना चाहिए उससे नीचे मिल रहा है, तो मैं खरीदूंगा इसको। मनी के टर्म में आप देखेंगे तो आपको नहीं खरीद पाएंगे, आप अच्छे स्टॉक को कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, हाँ अगर ये 1200-1300 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस समय तो मैं लूट लेना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी एक और स्टॉक में आपको दिखाता हूँ जो मैं आज के आपके साथ डील करने जा रहा हूँ, वो है आपका राजेश एक्सपोर्ट। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, अब लोगों को ये महंगा लग रहा है। एक साल पहले जो मेरे साथ जुड़े थे वो, उनको ये सस्ता लग रहा था, जब ये ऊपर चला गया था 1000 रुपए तो कह रहे थे सब नीचे कब आएगा। आज आज ये ऊपर चला गया है, तो अब देखिएगा इसका एवरेज पी 16 का होता है, 16। ये हमें 10 के पी पे मिल रहा है स्टॉक। अपने आप में बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सेल्स ग्रोथ है 10% के ऊपर की, ईपीएस ग्रोथ अच्छी है, ठीक है उतनी, और आप देखेंगे 10-12% का ईपीएस ग्रोथ है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये जो वॉरेन बफेट जी का फॉर्मूला है कि शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करो 726 की है और ये 500 पे मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बाइंग तो 540, 550, 560 की है। तो ये कहते ना, ये गोल्ड की कंपनी है, तो ये सचमुच में गोल्ड है। क्यों लोगों को नहीं समझ में आता? अगर मैं देखना है ना, इसको देखना है, आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले ये सबको चाहिए थी, ये देखिए। अब इसका 10 साल का चार्ट दिखाता हूँ। तब अभी कुछ दिन पहले यही कंपनी, जब ये 1000 रुपए की थी ना, 1000 रुपए की, जब ये यहां से ऐसे चली 400 से गई सीधे 800, सर ये कब करेक्ट होगी, कब लूं? फिर कुछ न्यूज आया, फिर ये आ गई 600, सर ये गिर रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ बेकार है कहीं, सर ऐसा तो नहीं है। फिर ये चली गई 1000, अरे सर ये सेकंड मौका भी निकल गया, अब दोबारा मिल जाती तो ले लेता। फिर ये 500 आ गई है, अब फिर किसी को नहीं चाहिए। फिर ये किसी दिन 1000-1200 निकल जाएंगे, फिर सबको चाहिए होगा। तो ऐसे अब ये जो मेरा जो कप विद हैंडल बनेगा, वो तो ऐसे ही बनेगा ना। एक अब ये देखिए बहुत प्यारा कप बन के तैयार है, हैंडल बन के तैयार है। कहीं अभी अभी इसको कहीं ना कहीं मैं आपको इसको चार्ट देखूंगा तो मेरे समझ में आता है कि हाँ जी, मेरे को तो स्टॉक जो है ठीक है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, कोई ना बड़ा इसमें ऑपरेटर है जो इसको लोगों को नीचे डरा के धमका के स्टॉक को लेने में लगा हुआ है, धीरे धीरे वो ले रहा है। और वॉल्यूम अपने आप में, वॉल्यूम जो है, आप अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो अपने आप में बता रहा है कि हाँ जी इसके अंदर कुछ हो रहा है। इस वॉल्यूम को अगर कोई समझदार है ना, जिसको स्टॉक मार्केट का
बेसिक भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है ना, वो समझ जाएगा कि इस स्टॉक में इस प्राइस पे बहुत कुछ मतलब खेला हो रहा है, जिसे कहते हैं खेला हो वो, ये खेला। आप इसके वॉल्यूम को देखो, यहाँ पे वॉल्यूम को देखो, इस स्टॉक में खेला हो रहा है, खेला प्रॉपर। जब ये भागेगा तो वो इस रेट से भागेगा ना, इसको देखना है, इसको खरीदना नहीं है, इसको देखना है कि कैसे खेला होता है स्टॉक के अंदर। देखिए, अगर जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है, बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा स्लाइडर है, स्लाइडर जिसने टेक्निकल के बैच अटेंड किया उसके लिए बता रहा हूँ, ये इतना प्यारा स्लाइडर है। इस स्लाइडर को जब ये स्लाइडर ये एक दिन में एक कैंडल या दो कैंडल में देखिएगा, ये ग्रोथ जब होगी, दिस विल, आई थिंक ये जो एक दिन ना देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि पता चलेगा स्टॉक में 12%, 18%, 20% का ग्रोथ हो रहा है एक दिन में, और ऐसा होगा, ऐसा पास्ट में भी हुआ है, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। ये बहुत प्यारा स्लाइडर, किसने स्लाइडर की क्लास किसी ने अटेंड की है आप में से? एनीवन जिसने स्लाइडर की क्लास अटेंड की हो? यस सर, यस करिए। सर, तो यस सर, किसी स्टॉक में फिर आप लोगों ने उसके बाद स्लाइडर को परफॉर्म होते हुए देखा कि हाँ स्लाइडर आवास में सर, आवास में देखा ना? तो हाँ जी सर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, ये जब ये खेला, ये इसे कहते हैं प्रॉपर खेला हो रहा है। यहाँ पे इस वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे, एवरेज वॉल्यूम देखिए, ये जो नीचे नीचे छोटी छोटी ग्रीन लाइन, येलो लाइन दिख रही है, सॉरी रेड एंड ग्रीन दिख रही है, और अचानक यहाँ पे खेला हो रहा है। तो ये यही तो सारा, इसी को तो स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसी में आपको टाइम लगाना होता है, इसको टाइम देना होता है, समझ में आना होता है कि हाँ जी ये क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। ये देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ जी कुछ हो रहा है इसके अंदर। जब ये चलना शुरू होगा तो बहुत ही प्रॉपर यू शेप, इसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आप केवल गूगल पे डालिएगा जब भी आपको टाइम मिले, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्टॉक, इसे एक्यूमुलेशन फेज कहा जाता है। इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो धीरे 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 स्टॉक को नीचे के प्राइस पे रख के उसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमारा राउंडिंग बॉटम बनता है। तो ये अपने आप का एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न होता है। कभी टेक्निकल की क्लास अगर होती है तो आप लोग अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे, जितना ज्यादा आप इन चीजों को समझेंगे, रीड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। स्टॉक को नीचे जाने से बिल्कुल परेशान नहीं होता है। कोशिश करना है, पान खाने जा रहे हैं, नहीं जी पान नहीं खाएंगे, चलो एक आरटीसी का शेयर खरीद लेते हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस आपके मन में आ गया ना, आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता, तब कोई नहीं रोक सकता। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अरे यार चलो कहाँ जा रहे, घूमने जा रहे हैं, नहीं यार छोड़ो घूमने नहीं जाएंगे, पहले शेयर खरीद लेते हैं, 2-4 साल में ऐसा हो जाएगा फिर देखेंगे क्या। आज वाइफ मुझे कहती है ये करना है, चलो लो कर लो, ये खरीदना है लो कर दो। आज के 5-7 साल पहले तक थोड़ा सा हमने उन चीजों को एडजस्ट किया, और आज सब कुछ मैं कहता हूँ, मैं तो वाइफ से कहता हूँ, एक गोल्ड को छोड़ के जो आपको मन करे, जब आपको मन करे, जो करना है करो। क्यों करो? क्योंकि वो हो गया है कि वो बेसिक नीड के लिए अब आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है। और ये अगर मैं कर सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल टीचर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं तो एक गांव से आया हुआ इंसान हूँ, जो मतलब सब कुछ यही करना था, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एटलीस्ट रूट्स समवेयर इन दिल्ली एनसीआर, आपके पास घर है, ये है वो है, जॉब अच्छी है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बस चीजों को समझना है, स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को समझना है कि हाँ जी स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे जाने का मतलब एक कहीं से नहीं होता कि शेयर खराब है, और शेयर ऊपर जाने का ये कहीं से मतलब नहीं होता कि शेयर अच्छा है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, टाटा मोटर अभी 600-700 है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है 800 की 900 की जर्नी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरी जो अच्छे और खराब की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि जिस स्टॉक में लोन है उससे दूर रहो। नहीं समझना, अगर आपको बात नहीं समझ में आती तो टाटा मोटर का केवल 10 साल का चार्ट उठा के देख लो, 10 साल पहले जिस प्राइस पे था उसी प्राइस के आसपास आज है। तो आप केवल 2 साल देख रहे हो, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जी टाटा मोटर तो इतना हो गया, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि जिसने, जो मेरे जानकार ने 15 साल पहले टाटा मोटर में लिया, वो आज भी रो रहा है बेचारा, उसका कुछ भी ग्रोथ, उसको बैंक रेट भी नहीं मिला। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो आपको बॉटम और टॉप पकड़ना आना चाहिए, आप कितना टाइम दे सकते हैं, ये सब चीजें आना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो भी आपको मोटिवेट करूं, अगर नीचे जा रहा है तो भी आपको मोटिवेट करूं। मेरा पर्पस है, एक अगर आप में से 10 लोगों की, 5 लोगों की लाइफ थोड़ा सा बेटर हो जाएगी तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज सेशन के बाद आप लोग प्लीज टेलीग्राम पे या ये जो वीडियो में डालता हूँ यूट्यूब पे, उसके में कमेंट डाल के जरूर वीडियो का फीडबैक दिया कीजिए, सो दैट कि अगली क्लास में उसको बेटर कर सकूँ। नो डाउट आप लोग के अगर लाइक्स होंगे, सब्सक्राइब होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे फायदा होगा। ये मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, और वो मैं आपसे
एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके सिवा और कोई एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। एनी क्वेश्चंस? गुरुजी, सर जब स्टॉक मुझे 1.5 मिनट चाहिए सर। क्या चाहिए? मुझे 1.5 मिनट दे सकते हो गुरुजी? 1.5 मिनट? मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए सर, एकदम कहिए सर। गुरुजी, आज ऑफिस से आने के बाद मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा सा नींबू पानी दे दो, और मम्मी ने दिया मुझे। और मुझे तब भी एक थॉट आया कि वो जो यूट्यूब पे गुरुजी जो ट्रेवलर ब्लॉग करते हैं, वो लोग जब नींबू पानी भी देते हैं और दिखाते हैं कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसे 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 करके बहुत बहुत घुमा फिरा कर नींबू पानी बनाते हैं, और फिर कहता है कि ये तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो मैं सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हम लोगों को सिखाने की जो प्रोसेस है, जो सिंप्लिसिटी है, वो मेरी मम्मी की तरह है, जो कि एकदम आसान चीज, आसान भाषा से ही आप लोगों को कहते हो। बाकी जो और है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहा है कि एक सिंपल सा चीज इतनी जटिल तरीके से समझाते हैं कि सर के ऊपर से चला जाता है गुरुजी। तो यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, थैंक यू। एंड देखो मैं तो आपकी आपको जो बता रहा हूँ, पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो एक टीचर रहा हूँ, मैं तो आपके सामने किताब खोलता हूँ, पढ़ने लगता हूँ। मेरे को कोई उसके लिए जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को कट, लोग कहेगा तो वीडियो बनाते हैं उसको कट करते हैं, मेरे को तो कट, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं 2 साल से आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे डालो, मेरे को कट करना आता ही नहीं, आज भी मुझे कट करना नहीं आता, कैसे कट करते हैं मुझे नहीं आता तो मैं तो वीडियो बनाता हूँ, वो डाल देता हूँ, कैमरे को सामने रखता हूँ। अभी ये क्लास रही है, इसको ऐसे ही जो आप अगर आपने अटेंड किया है, ये ऐसे की ऐसे यूट्यूब पे चली जाए, काम खत्म। इसमें से एक पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे एक शॉर्ट्स क्रिएट करना सिखाया है, तो वो मैं इसमें से शॉर्ट्स बना देता हूँ, कुछ डालना हो तो ऐसी अर्जन नहीं आता सर। ठीक है, हमारा पर्पज, देखिए मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा समझिए, मैं सेंसेशन क्रिएट, मैं यूट्यूब पे भी इसलिए डालता हूँ कि अगर कोई मुझे सर्च कर रहा है तो उसे पहले एक बार देख के पता चल जाए कि ये इंसान कौन है, ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं है, इसलिए डालता हूँ मैं यूट्यूब पे व्यूज या वो, क्योंकि वो मेरा काम, वो एक यूट्यूबर जो होता है उसका काम कुछ और है, मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा काम है जितने लोग जुड़े उनको एजुकेट करना है, बस काम खत्म। गुरुजी, गुरुजी, जो लोग सेबी से रजिस्टर भी है, वो लोग भी ऐसे कुछ आप जैसे आज की क्लास अटेंड किया हमने, ये चीज अगर वो लोग समझाते ना गुरुजी, तो इतनी जटिल तरीके से समझाते और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते इसी सब्जेक्ट को। इसीलिए मैंने नींबू पानी का जो है उदाहरण दिया। सर अगर वो सिंपल तरीके से समझा देंगे ना, समस्या क्या है, अगर वो सिंपल तरीके से समझा देंगे, सब लोग सीख जाएंगे, सब लोग सीख जाएंगे तो उनका जी बिजनेस, गुरुजी, एकदम उनको तो एकदम गुरुजी, शेयर, यही उनको तो कहना शेयर चाहता था बेचना है मैं। ना, मुझे कुछ बेचना ही नहीं है, मुझे कुछ बेचना नहीं है ना। सब क्या है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन जी लाइफ की है गुरुजी। ही नहीं सर। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे लाइफ की एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं सही, कोई पूछे तो मेरे को कहीं एक जंगल में 200 गज का प्लॉट हो, वहां मैं भिंडी उगाऊं, नींबू उगाऊं, पालक उगाऊं, दैट 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 इज माय थॉट प्रोसेस। उससे ज्यादा मेरा कुछ सोच ही नहीं। बच्चे, अभी गुड़गांव में रहता हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ लेंगे अपने, जब जॉब में चले जाएंगे तो मैं पता नहीं, पता नहीं अपने गाँव में रह रहा हूँ या कहीं गंगा के किनारे रह रहा हूँ। तो मेरा लाइफ का थॉट कुछ वैसा है ही नहीं सर कि हाँ मुझे कुछ वैसा चाहिए चीजें। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है कि ठीक है जी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और जितना पैसा चाहिए आप देखिए, एक एक एज के बाद ना, या एक टाइम के बाद, जो नंबर, पैसा केवल आपके बैंक अकाउंट में एक नंबर हो जाता है, बेसिक नीड्स जब आपकी पूरी हो जाती है तो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। समवन एल्स प्लीज, किसी के मन में? सर ये जो कंसोलिडेशन होता है स्टॉक में, जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स का आप एग्जांपल दे रहे थे, हम्म तो कंसोलिडेट किया स्टॉक, और हम्म उसके बाद जब ये स्टॉक एकदम से, आप कह रहे हो कि एकदम से ऊपर की तरफ सर्किट लेता है, हम्म तो इसके अंदर तो फिर इनसाइडर्स ही इन्वॉल्व हुए ना। एकदम सर, देखिए जितना छोटा स्टॉक, देखो राजेश स्पोर्ट छोटे छोटे कैपिटल का स्टॉक है, तो वहाँ पे इंसाइडर है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है सर, हमें तो ये दिखाई देता है अच्छा स्टॉक है, अच्छे रेट में मिल रहा है, हमें पता है कि जिसका, इसका अच्छा वैल्यूएशन कहाँ है, और इसका एक राइट वैल्यूएशन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 800 पे इसको बेच दूंगा, मुझे इसको 10 साल रखना ही नहीं है, मुझे राजेश स्पोर्ट 10 साल नहीं रखना है। 10 साल रखने वाले मेरे स्टॉक हैं, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, मेरे पास पेज इंडस्ट्री है, मेरे पास एशियन पेंट है, मेरे पास टाइटन है, मैंने सबको हर क्लास में बताता हूँ, उसे मेरे 10 साल रखना है, मुझे एचडीएफसी बैंक को 10 साल रखना है, मैं नहीं बेच रहा। मेरे को आईटीसी को 10 साल रखना, मैं नहीं बेच रहा, 20 साल रखना है, तो ठीक है।
तो ये अपने स्टॉक को आपको आपको हर स्टॉक के बारे में पता चाहिए कौन सा स्टॉक ऐसा है। जैसे आपको टाइटन है, टाइटन किसी भी रेट में एंटर कर जाओ आज के 10 साल बाद यू विल गेटिंग 20-25% का CAGR बड़े आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप आज एंटर करोगे, कल 50 रुपए नीचे जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। जब 10 साल के लिए खरीदा तो छोड़ो ना उसको खरीद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जुबिलेंट फूड है कंपनी, उसके अच्छा, बारे में। ये भी मैं भी एक 2-4 लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। देखिए, जुबिलेंट फूड का स्टॉक का यूएसपी क्या थी, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ द जुबिलेंट फूड कंपनी? सर इनके वैसे फ्रेंचाइजी है डोमिनोज और क्या उसकी यूएसपी क्या थी? एनीवन नो? मैं आपको बताता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम कम है। उसकी यूएसपी ये थी कि जब आप एकदम भूखे हैं, आप उसको ऑर्डर देंगे, 30 मिनट में आपके पास खाना आ जाएगा, आप खा लेंगे। दैट वाज द यूएसपी ऑफ दैट स्टॉक। आज के 5 साल पहले, 4 साल पहले आप देखेंगे यही उसकी यूएसपी थी। इसी कारण लोग, बच्चा अगर कॉलेज से आता था जल्दी से डोमिनोज ऑर्डर कर देता था, मम्मी आई जा रहे कुछ नहीं है, चलो डोमिनोज ऑर्डर कर दो। दैट वाज द यूएसपी। आज के टाइम पे जब से स्विगी जोमेटो आ गया है, आपको पिज्जा मंगाना है, आपको बर्गर मंगाना है, आपको खाना मंगाना है, आपको थाली मंगाना है, कुछ भी मंगाओ, आधे घंटे में अपने आप आ जाता है। यानी वो जो यूनिक क्वालिटी थी उसके अंदर, वो अब वो यूनिक रही नहीं, अब वो एक एवरेज हो गया। अब एवरेज होने के बाद क्या उसके अंदर अब वो क्वालिटीज है कि वो बाकियों से कंपीट कर पाए? तो वो क्वालिटीज कुछ वैसी मुझे नहीं दिखती, मुझे समझ में नहीं आती। जब तक, मैंने कहा ना, जब तक स्टॉक का मोट, स्टॉक के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक रखना है तो उसके अंदर एक मोट होना चाहिए। जो मोट नेस्ले में मुझे समझ में आता है कि हाँ जी, नेस्ले, जब अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हाँ नेस्ले का जो प्रोडक्ट है सेरेलेक, उसका कोई तोड़ है, वो मोट है उसका। आईटीसी का जो प्रोडक्ट है, जो सिगरेट है, उसका कोई मोट है। कोई हुक्का हुक्का वाला बगल में बेचता रहे, लेकिन वो सिगरेट तो जेब में रख के भी, मम्मी से छिपके भी आदमी पी लेता है। वो पीने वाले चुपचाप हुक्का लेके कहाँ पिएगा? तो वो उसका मोट है, कोई और नहीं। क्योंकि इसका सर मार्केट कैप तो अच्छा है कंपनी का, लेकिन प्रमोटर्स ही इसमें से निकलते जा रहे हैं। बस सर, प्रमोटर मुझे होल्डिंग लगता है कम ना कि जब तक, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म में स्टॉक रखना है ना, आज के 10 साल 15 साल, तो उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। एक ही, जैसे मैंने कहा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का एक मोट है। एचडीएफसी बैंक की जो सर्विसेज है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पोल कर लीजिए, अभी हम लोग 46 लोग हैं, कोई एक ऐसा पर्सन बता दे, ठीक है, कोई किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से कभी कुछ, कोई ऐसा पर्सन कह रहा है कि हाँ जी मैं 5 साल से या मैं 2 साल से एचडीएफसी बैंक के सर्विसेज यूज कर रहे हूँ और आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एनी वन ऑफ यू टेल मी, है कोई ऐसा? नहीं है शायद, कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता। दिस इज द मोट ऑफ ये एक, और ये खुलेआम बैंक कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। किसी और बैंक के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि खुलेआम कह सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कह सकता है। दिस इज द ब्यूटी, ये उसका मोट है, ये उसके सर्विसेज, उसको जो जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से उसके अंदर आया हुआ है। तो वो वही कंपनी को आपको खरीद के 10 साल 20 साल रखा जाता है। क्या है जो टाइटन है, टाइटन का मोड क्या है? टाइटन मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड खरीदते हैं, लोगों के दिमाग में आता है ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब टाटा, टाटा मतलब ट्रस्ट। तो वो जो टाटा के नाम का जो ट्रस्ट है ना, वो कोई पीसी ज्वेलर आ जाए, कल्याण ज्वेलर आ जाए, अमिताभ बच्चन बेचने आ जाए, शाहरुख खान बेचने आ जाए, वो अमिताभ बच्चन का एक्टिंग सबको पसंद होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन का बेचने से आपके अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ सकता जो टाटा के खड़ा होने पे ट्रस्ट फैक्टर आ जाए। ट्रस्ट के मामले में हो सकता है अमिताभ बच्चन, आई रिस्पेक्ट अलॉट हिम, बहुत कुछ है, लेकिन मैं उनको ट्रस्ट, टाटा को जो ट्रस्ट करूंगा वो मैं अमिताभ बच्चन को नहीं कर सकता। वो एक अलग चीज है। तो दैट इज द यूएसपी, दैट इज मोट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे आपको मैं बताता हूं, हमेशा एशियन पेंट है, आपको आपको डिस्टेम्पर करवाना अपने घर में, आपको नॉर्मल पेंट करवाना, आपको प्रीमियम पेंट करवाना, आपको रॉयल पेंट करवाना, जो भी पेंट करवाना आप एशियन पेंट से मिल जाएगा। मतलब अगर आप पेंट करवाते हैं तो वो ट्रैक्टर भी बेचते हैं, वो प्रीमियम भी बेचते हैं, वो रॉयल भी बेचते हैं, वो डिस्टेम्पर भी बेचते हैं। आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, आप जाइए वो ऐसा पेंट उठा लाइए। ये शुरू किया एशियन पेंट ने। और मुझे आप देखिए, दुकान पे लोग जाके कहते हैं रॉयल देना, प्रीमियम देना, ट्रैक्टर देना, वो ब्रांड बन गए हैं अब उसके। वो उनका वो दैट इज द मोट। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मधु मैम। हाँ यस प्लीज सर, क्वार्टर टू क्वार्टर जो प्रॉफिट जैसे बढ़ा किसी कंपनी का, और उस क्वार्टर में जो प्राइस एप्रिशिएट हुआ, हाँ, और जितना फिर रिजल्ट आया क्वार्टरली रिजल्ट उसके बाद, फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर, हाँ, जैसे कि सपोज प्रॉफिट बढ़ा 20%, लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ा क्वार्टर में 30%। ठीक है। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद
अगर उसका प्राइस वो शेयर होल्ड करता है तो क्या मतलब ये उसका अब ठप्पा लग गया है कि ये मतलब अच्छा नहीं लेवल सर, है? मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो केवल और केवल ऑपरेटर्स के काम की चीज है, हमारे आपके किसी काम कोई किसी काम की चीज, हमारे आपके किसी क्वार्टर, एटलीस्ट आपको एनुअल रिजल्ट देखना है। और बल्कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5 साल का एवरेज रिटर्न देखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको कोई स्टॉक 4 साल 5 साल के लिए खरीद रहे हैं, तो वो स्टॉक में तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का, आपने देखा होगा मैं अपने स्क्रीन पर हमेशा लगाता हूं एवरेज ग्रोथ ऑफ 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 5 ईयर, एवरेज ईपीएस ग्रोथ ऑफ 5 ईयर, मैं वो डेटा देखता हूँ। ठीक है, तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर तो सर उनके लिए होता है जो आज खरीद रहे हैं, कल बेच रहे हैं, परसों खरीद रहे हैं, नसों बेच रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है तो खरीद लिया, रिजल्ट आ गया तो बेच दिया, ये उन लोगों के लिए होता है सर, आपके लिए वो ठीक है, आपके सर लिए। मुझे ना और इन्वेस्टमेंट करनी है उस स्टॉक में। अब ऑलरेडी स्टॉक एप्रिशिएटेड था लास्ट क्वार्टर से अराउंड 28-30%। अब मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज वेटिंग कि क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो स्टॉक में जो भी नीचे ऊपर होगा, तो इसका मतलब अब जो अगर वो होल्ड कर रहा है तो कैन वी मेक अ सर फ्रेश एंट्री? मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइन में आंसर, आप स्टॉक का एक पॉइंट पकड़ना चाहते हैं, मैं अपने हर क्लास में कहता हूँ मेरे पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद वो नीचे गया तो मैं खरीद लूं, या वो एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है सर, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने कहा ना, आपको सिंपल वैल्यूएशन देखनी है, क्या वो अपने एवरेज वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है, अपने इंडस्ट्री वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है, तो आपको और खरीदना है तो खरीद लीजिए। अगर वो अपने एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर निकल चुका है तो यू हैव टू वेट कि वो जब करेक्शन होकर कभी आएगा तो देखेंगे, या फिर आप दूसरे स्टॉक में जाइए, उस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, मधु मैम योर क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का टारगेट जानना था। कैसे बता सकता हूँ मैं? सर आप बता दें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी तो का कोई टारगेट नहीं हो सकता। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी उतना ही मूव करेगा जितना आईसीआईसीआई बैंक मूव करेगा, क्योंकि उसमें एक रेशियो अनाउंस हो चुका है। आईसीआईसीआई तो सर सिक्योरिटी उसको का लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का अब अपना कोई मूवमेंट नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी किसी भी न्यूज पे, किसी भी चीज पे अब स्टॉक अपना मूवमेंट कुछ भी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ऊपर जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक नीचे जाएगा तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ऊपर नीचे जाएगा, बिकॉज उसमें आर्बिट्राज एक्टिविटीज हो रही हैं। आर्बिट्राज एक्टिविटीज क्योंकि उनका एक रेशियो डिसाइड हो गया कि आप आई थिंक 42 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जगह 25 आईसीआईसीआई बैंक मिलेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, तो वो जो उसी रेशियो में आपका, आई थिंक ये तो मैंने आपको एचडीएफसी बैंक वाला बता दिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी कुछ और डिसाइड हुआ है, आई थिंक 17 पे 25 ऐसे कुछ है। तो वो उसमें अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का अपना कुछ चार्ट नहीं है, वो चार्ट कुछ नहीं कह सकता, उसका अपना कोई रूल नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी मूव करेगी ऊपर या नीचे। ठीक है, तो सर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। रखना ही नहीं है ना मैम, वो तो आप रखे हो और कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट से वो अपने आप खत्म हो जाएगा और आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिल जाएंगे। आप रख नहीं सकते आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, डिलिस्ट हो रही है कंपनी, ओके। वो कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, आईसीआईसीआई में मर्ज हो रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद बेच दीजिए और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीद लीजिए, या कोई और खरीद लीजिए, या कुछ दिनों के बाद आपके बैंक से अकाउंट से अचानक वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर आ जाएंगे। डेट अभी मुझे याद नहीं है कि अनाउंस हो गया या अनाउंस होने वाला है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जिन लोगों ने पूछ दिया वो नहीं पूछेंगे, कोई और है? आज मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास शिकायत आती है तो। सर ताहिर, हाँ जी ताहिर जी बताइए। सर डीपी बायर्स एक छोटी कंपनी है, मेरे को ऐसा लग रहा है फंडामेंटल्स देख के पोटेंशियल है, क्या आप बता पाएंगे? कौन सी कंपनी आपने बताया? डीपी बायर्स। डीपी वायर्स नई लिस्टिंग है पुरानी लिस्टिंग है सर? पुरानी लिस्टिंग है सर। सर मैं नहीं देखूंगा सर, 700 करोड़ की कंपनी है, क्या करना है सर इसका? प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं? पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है सर, तो ढूंढने की भी कोशिश की तो फिर तो मैं, हाँ भी बताइए, जिस कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज नहीं किया है, मैं क्या करूँ, क्यों खरीदना है सर ये सब चीजें? प्लीज सर। नहीं मतलब एयर ऑन एयर ग्रोथ अच्छी है सर। उस फिर क्या पता सर कि एयर ग्रोथ दिखा के आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, पता चला वो सारा का शेयर पब्लिक के पास ही है और ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। उस शेयर प्रमोटर्स के पास है कि नहीं है? हो सकता है प्रमोटर के पास 0 शेयर हो,
पहले ढूंढिए, ये रिसर्च निकाल के आइए, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिल जाएगा आपको, कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक ओके। है। तो क्योंकि देखिए जब तक मान लो ये दिखा रहे हो और लोगों को जैसे आपको अट्रैक्ट कर लिया, आप भी खेल देंगे ऐसे करके, वो पता चला कब प्रमोटर चले गए, नीरव मोदी बन गया, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग पहले ढूंढिए कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। सर अडानी विल्मर बता दीजिए। अडानी विल्मर कितने, देखिए अदानी विल्मर टाइप के जो शेयर होते हैं, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, अदानी विल्मर, आईटीसी, एचयूएल, ये सारे शेयर लॉन्ग टर्म शेयर हैं। 12-15% का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देते रहेंगे। ये ऐसी कंपनियां हैं, लो और भूल जाओ, ये आपकी पेंशन कंपनियां होती हैं। इनमें आप एक दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, और 1-2 दिन में कुछ जाने भी वाला नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हाँ ये नीचे गया है फिर ऊपर आएगा, सब फॉर्च्यून यूज करेंगे, सब लक्स यूज करेंगे, सब कॉलगेट, ये इस तरह की कंपनियां हैं, सब आपको 12-15% का एवरेज रिटर्न देती रहेंगी। तो अगर आपके पास वैसे कुछ शेयर आपको रखना चाहिए, मैं तो रखता हूं। ऐसा कुछ है कि भाई एफडी में जो पैसा रखना हो ना, सिंपल, जो पैसा आपको लगता है ये पैसा मेरा एफडी में होना चाहिए, उस पैसे को आप एचयूएल में, आईटीसी में, अदानी विल्मर में, ठीक है, कॉलगेट में, इस तरह की कंपनियों में लगा के छोड़ दिया जाता है। जो 10 साल की एफडी करनी है, 5 साल की एफडी करनी है, वो आपको उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न, आपको बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा उससे रिटर्न आपको मिल जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर शैलेंद्र सर वर्लपूल, सिम्फनी एंड वोल्टास। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कैपिटल गुड्स, देखिए क्या होता है, एक सर इंडस्ट्री रिलेटेड रिसेशन हो जाता है। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, यही होता है जो अब बहुत, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। सर आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं आप? सर कॉमर्स अकाउंटेंसी का कॉमर्स है ना, बस इसीलिए आप पकड़ पाए। यही एक अच्छे इन्वेस्टर का पहचान होता है कि जब अच्छी कंपनियां, अब देखिए पूरी इंडस्ट्री रिसेशन में, वहां पे पूरी इंडस्ट्री जो है वो आपको नीचे, वो अभी कुछ दिन पहले फार्मा थी, 1.5 साल पहले ऑटो था, ये ऐसा सिचुएशन आता है। तो 1.5 साल पहले आप देखोगे तो ऑटो आपको वो नहीं मिल रहा था, क्या चिप नहीं मिल रहा है ऑटो, तब उसी तरह कुछ दिन पहले फार्मा था, आप देखो सारे फार्मा, आज सिप्ला 10% बढ़ गया। तो ऐसे सब फार्मा ऊपर भागना, डॉक्टर रेड्डी भाग गया, डिवीज भाग गया, धीरे धीरे सब भाग गए। उसी तरह ये कंपनियां हैं, ये जब सारी कंपनियां, ध्यान रखिए, जब किसी भी सेक्टर के सारी कंपनियां नीचे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसमें जो बेस्ट कंपनी आपको लगती है उस सेक्टर की, जो बेस्ट, जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से लक्स इंडस्ट्री और पेज इंडस्ट्री को खरीद रहा हूं। आप डॉलर देख लीजिए, आप लक्स देख लीजिए, आप पेज, आप कोई भी हौजरी की कोई भी कंपनी देख लीजिए, सारी की सारी नीचे है। क्यों नीचे है? पूरा कॉटन प्राइस ऊपर है, ये है वो है, इसकी वजह से। तो उसमें जो बेस्ट है वो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ। उसी तरह जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता है, मेरे पोर्टफोलियो में सिम्फनी भी है, मेरे पोर्टफोलियो में वर्लपूल भी है, मेरा डिस्क्लेमर है। तो ये बेस्ट टाइम होता है जब आपको साइक्लिकल स्टॉक, इन्हें साइक्लिकल स्टॉक कहते हैं। आपका ये जो वर्लपूल वगैरह है या जो होजरी कंपनियां होती है, ये सारा कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होता है। एक टाइम ऐसा आएगा, वो कमोडिटी, उसका पूरा स्टील प्राइस, आपका एल्युमिनियम प्राइस, इसकी वजह से डिपेंड करता है, वो कुछ ऊपर गया होगा, ये सारी की सारी नीचे आ गई हैं, आप उसको खरीद लीजिए। अब साल 15 महीने में, 16 महीने में, 18 महीने में एल्युमिनियम प्राइस, स्टील प्राइस, ये सब ऊपर नीचे होगा, कॉपर प्राइस नीचे होगा, ये सारी ऊपर चली जाएंगी, उस समय आप इनको बेच दीजिए। ये कंपनियां रखने वाली नहीं। अब आप वर्लपूल को खरीद के 50 साल रख नहीं सकते, आप एचयूएल को खरीद के 50 साल रख सकते हो, आप टाइटन को खरीद के 25 साल रख सकते हो, लेकिन आप वर्लपूल को खरीद के आप इनको सिंपल, जब भी ये कंपनियां वर्स्ट रिजल्ट दे रही हो, वर्स्ट रिजल्ट, उस समय आपको खरीदना है। लोग कहते हैं लो पी पे स्टॉक खरीदो, लेकिन सिक्लिकल स्टॉक का एक बड़े अच्छी खूबी होती है, जब इनकी पी हाई हो यानी इनकी अर्निंग कम आई होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनकी अर्निंग कम आई होगी, तो आपको उस समय इनको खरीदना होता है, बिकॉज वो सिचुएशन है आपको, तब आप इसको खरीद लो। और जनरली 2.5-3 साल का सर्कल होता है, आपको ये अभी मिल रही है, 1-1.5 साल निकल चुका है, 1-1.5 साल और आएगा, इसमें फिर आपको लगभग ये जनरली मैंने देखा, अगर आप पास देखेंगे तो ये इसी 3 साल में डबल होने चाहिए। जितनी भी ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, ये जनरली आपको है 50%, 60%, 70%, 80% तक, डबल तक आपको ये दे देती है। तो लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए कि जब एकदम वर्स्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपको खरीदना है, और जब सबको आप तो बहुत अच्छा चलेगा, लोग एसी खरीदेंगे, ये होगा वो होगा, जब ऐसा मार्केट में आ जाए तो बेच के निकल जाए, फिर दूसरे सेक्टर में देखो।
दूसरे में ऐसा क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारी वो कंपनी है कमोडिटी बेस्ड होते हैं, कमोडिटी। इनका या तो इनका रॉ मटेरियल पूरा कमोडिटी बेस्ड होगा, या इनका फिनिश प्रोडक्ट पूरा कमोडिटी बेस्ड होगा, या दोनों तरफ से साइकिल जो है कमोडिटी बेस्ड चल रहा होगा। तो बहुत अच्छी आपने इंडस्ट्री बाई किया, सर्च किया सर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हाँ आप थोड़ा आपके रिसर्च जो है अच्छी चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और माय हम्बल ओनली वन रिक्वेस्ट, मुझे आप लोग का मुझे फीडबैक जरूर चाहिए। जितना आप फीडबैक देंगे मेरे को एक नेक्स्ट क्लास को विजुलाइज करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। थैंक यू एवरीवन।